पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था रेखिक स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज स्टूडेंट हम आगे उसके बाद टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर के भाग। एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर है, उसके कितने भाग होते हैं? एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर के स्टूडेंट्स देखो भाग निम्न हैं। सबसे पहले होता है स्रोत यानी प्रकाश स्रोत, रेडिएशन स्रोत, इसको आप लिख सकते हैं रेडिएशन स्रोत। दूसरा होता है सैंपल ट्यूब, सैंपल नली। तीसरा होता है विश्लेषक, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमीटर। और फोर्थ होता है सहसंचक या डिटेक्टर, इसको बोलते हैं डिटेक्टर। और अंतिम जो लास्ट होता है वो हमारे पास होता है रिकॉर्डर। अभिलेखी बोलते हैं जिसको, अभिलेखी। ये पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक डायग्राम बनाता हूं आपको। डायग्राम के बाद अपन शुरू करें। यहां जैसे सपोज दैट ये कोई प्रकाश स्रोत है, विकिरण स्रोत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विकिरण स्रोत। ठीक है, विकिरण स्रोत है। इस विकिरण स्रोत के बाद एक सैंपल ट्यूब होती है, इस प्रकार से एक सैंपल ट्यूब होती है। इसमें जो सैंपल लिया जाता है, जिसका अपन विश्लेषण करते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब हो गई। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, सैंपल ट्यूब के बाद एक विश्लेषक होता है, इस प्रकार से विश्लेषक जो विश्लेषण करता है, इसको बोलेंगे विश्लेषक। मोनोक्रोमीटर, यहां लिख देंगे एम, यहां लिख देंगे ट्यूब, यहां प्रकाश स्रोत एस। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना एक सहसंचक या रिकॉर्डर, डिटेक्टर बोलते हैं जिसको। ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर से होता क्या है डिटेक्टर में कि जो उपयुक्त जो रेडिएशन आती है, रेडिएशन को, विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो इसको बोलते हैं सहसंचक, डिटेक्टर डी। सहसंचक। और सहसंचक के बाद अपने पास लास्ट जो होता है रिकॉर्डर, जिसको बोलते हैं अभिलेख। ऐसे रिकॉर्डर, ये कौन है? रिकॉर्डर। ये जनरल प्लेटफॉर्म है। रिकॉर्डर को अपन लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सबसे पहले प्रकाश स्रोत। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं प्रकाश स्रोत।
यानी विकिरण स्रोत, विकिरण स्रोत उचित वेवलेंथ, उचित वेवलेंथ एवं ऊर्जा की विकिरणों को प्रकाश विकिरण स्रोत, विकिरणों को विकिरण स्रोत से प्राप्त किया जाता है। उचित वेवलेंथ ऊर्जा की विकिरणों को विकिरण स्रोत से प्राप्त किया जाता है। ये अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या हाई एनर्जी की रेडिएशन के लिए हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम लैंप का यूज किया जाता है समझ रहे हो। अलग अलग रेडिएशन का यूज किया जाता है, अलग अलग जो विकिरण स्रोत हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन लैंप या ड्यूटेरियम लैंप। जबकि रोटेशनल एवं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ग्लोअर लैंप का यूज किया जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स, कौन से लैंप का यूज किया जाता है, ग्लोअर लैंप का यूज किया जाता है। तो ये थी आपकी पहली विकिरण स्रोत या स्रोत, जिसको डायरेक्ट अपन स्रोत बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा देखना है अपन सैंपल नली। दूसरा देखो अपने पास क्या है, सैंपल नली। यहां लिखेंगे सैंपल नली। ये सैंपल नली होती क्या है कि जिस पदार्थ का अपन स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया जाता है, जिस पदार्थ का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया जाता है उसको सैंपल नली में भर दिया जाता है और उसमें स्रोत से निकलने वाली विकिरणों को गुजारा जाता है। इसमें कुछ विकिरण तो क्या होती हैं, उसमें अवशोषित हो जाती हैं और कुछ विकिरण बाहर निकल जाती हैं। और स्रोत इसमें सैंपल नली अलग अलग बनी होती है। जैसे अपन IR रेडिएशन के लिए तो NaCl और KBr की सैंपल ट्यूब होती है, विजुअल के लिए ग्लास ट्यूब होती है,
और यूवी के लिए क्वार्टर ट्यूब होती है। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल नली में वे पदार्थ या विलयन भरा जाता है जिसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करना हो। एवं विकिरण स्रोत से निकलने वाली विकिरणों को सैंपल ट्यूब में से गुजारा जाता है। किस में से गुजारा जाता है? सैंपल ट्यूब में से। सैंपल ट्यूब अलग अलग रेडिएशन के लिए अलग अलग प्रकार की होती हैं। सैंपल ट्यूब अलग अलग रेडिएशन के लिए अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं? अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, पहला देखो फर्स्ट, जैसे विजुअल्स IR रेडिएशन के लिए, IR रेडिएशन के लिए, IR रेडिएशन के लिए NaCl एवं KBr की ट्यूब यूज की जाती है। ठीक है भाई। दूसरा देखें, ये पहला हो गया, दूसरा विजुअल रेडिएशन के लिए, विजुअल रेडिएशन के लिए, विजुअल रेडिएशन के लिए ग्लास ट्यूब यूज की जाती है। ग्लास ट्यूब यूज की जाती है। क्वार्टज ट्यूब यूज की जाती है। क्वार्टर ट्यूब यूज की जाती है। समझ गए स्टूडेंट्स? ये 3 प्रकार की ट्यूब हो सकती है। ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे इसमें रेडिएशन, कुछ रेडिएशन सैंपल ट्यूब में से गुजर जाती है, कुछ उसमें रह जाती है। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, सैंपल ट्यूब में से, सैंपल ट्यूब में से कुछ रेडिएशन अवशोषित हो जाती हैं, एवं कुछ रेडिएशन अवशोषित होने के बाद, बाहर निकल जाती है।
निकल जाती है एवं मोनोक्रोमीटर में चली जाती है। कहां चली जाती है? मोनोक्रोमीटर में चली जाती है। ठीक है, अब 3 नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोक्रोमीटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर इसको बोलते हैं अपन विश्लेषक। क्या बोलते हैं? विश्लेषक। इसमें देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो रेडिएशन आती हैं वो रेडिएशन सभी टाइप की होंगी, जिसमें वेवलेंथ और एनर्जी सब मिली होंगी। तो मोनोक्रोमीटर क्या करता है? एक निश्चित वेवलेंथ और निश्चित ऊर्जा की रेडिएशन को ही रखता है, बाकी को उससे वहां से डिस्ट्रॉय कर देता है, या निश्चित वेवलेंथ और निश्चित ऊर्जा की रेडिएशन को आगे गुजरने देता है, और जो निश्चित वेवलेंथ और ऊर्जा की रेडिएशन नहीं है उनको आगे नहीं गुजरने देता है। देखो, मोनोक्रोमीटर में या विश्लेषक में जब सैंपल ट्यूब से रेडिएशन आती है तो यह एक निश्चित वेवलेंथ एवं ऊर्जा की विकिरणों को ही आगे गुजरने देता है, एवं ये निश्चित वेवलेंथ एवं ऊर्जा की विकिरणों को अलग अलग कर देता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, और 4 नंबर अपने पास डिटेक्टर है। डिटेक्टर क्या अपने पास? डिटेक्टर, जिसको बोलते हैं सहसंसूचक। ये होता है सहसंसूचक। सहसंसूचक का कार्य क्या होता है? जो रेडिएशन आती है निश्चित वेवलेंथ और ऊर्जा की, उन रेडिएशनों में ये जो विकिरण ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विकिरण ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और रिकॉर्डर के पास भेज देता है। जब मोनोक्रोमीटर से उचित वेवलेंथ की रेडिएशन डिटेक्टर के पास आती है, डिटेक्टर के पास आती हैं, तो डिटेक्टर उचित
वेवलेंथ की रेडिएशन को विकिरण ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन सी ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आप इसको विद्युत ऊर्जा भी लिख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एवं रिकॉर्डर के पास भेज देता है, रिकॉर्डर के पास भेज देता है। और 5 नंबर और लास्ट अपने पास रिकॉर्डर। तो रिकॉर्डर का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? रिकॉर्डर क्या करता है, जो डिटेक्टर से जो रेडिएशन आती है उन रेडिएशनों का एक ग्राफ बनाता है और ग्राफ के द्वारा उस पदार्थ या यौगिक की संरचना प्राप्त करते हैं। रिकॉर्डर डिटेक्टर से भेजी गई विकिरणों का ग्राफ बनता है। एवं उस ग्राफ से यौगिक की संरचना प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? संरचना प्राप्त हो जाती है। तो ये सब स्टूडेंट्स आपके टोटल इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर के प्रमुख भाग कौन कौन से भाग हैं, इसमें कैसे यूज करते हैं, ये सब था भी। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं लिखा हूं डी बोरन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन बोरेन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोरेन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। इस अप्रोक्सीमेशन के अनुसार किसी अणु की कुल ऊर्जा निम्न प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। अपन ऐसे लिखेंगे, किसी अणु की कुल ऊर्जा निम्न प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। सबसे पहले लिखेंगे ई टोटल बराबर ई वाइब्रेशनल प्लस ई ट्रांजिशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। टोटल जो एनर्जी होती है वो किस किस की योग होती है? ई टोटल बराबर ई वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम, इसमें घटता हुआ क्रम, ऊर्जा का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। ऊर्जा का घटता हुआ क्रम क्या होगा? निम्न होगा। सबसे ज्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉनिक। फिर किसकी होगी? ई रोटेशनल। फिर किसकी होगी? ई वाइब्रेशनल। और फिर किसकी होगी?
ई ट्रांजिशनल, ये एनर्जी होंगी स्टूडेंट्स, ई इलेक्ट्रॉनिक, ई रोटेशनल, ई वाइब्रेशनल और ई ट्रांजिशनल, ये एनर्जी का क्रम में घटता हुआ क्रम। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? ये थी आपकी ऊर्जा का क्रम। अब देखो, यदि किसी अणु की ऊर्जा उसमें उपस्थित अव्ययी परमाणु से ज्यादा है तो वह अणु अस्थायी है, जबकि ऊर्जा यदि कम है तो वह अणु स्थायी है। क्या है? स्थायी है। अब देखो, इस प्रकार जैसे मान लीजिए अपने पास ये मॉलिक्यूल है, अपने पास ए और बी, इसकी ये एनर्जी होती है, एक एनर्जी इधर होती है, ये लो एनर्जी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हाई एनर्जी। इस मॉलिक्यूल की यदि हाई एनर्जी है और लो एनर्जी, तो लो में तो क्या है? स्टेबल, और हाई में क्या है? अनस्टेबल। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके बोरेन ओपन अप्रोक्सीमेशन। बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।